ऐसा है कि जो जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से हो रहा है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते हैं। ये एक रिलीजियस परसिक्यूशन है, ये एक अपार्थीड है जो जम्मू के साथ हो रहा है। और ये जम्मू के साथ क्यों हो रहा है? जो ये हो रहा है, ये जो कश्मीरी हिंदू के साथ हो रहा है वही जम्मू के हिंदू के साथ हो रहा है। और कश्मीरी हिंदू अगर हम कहें तो एक ऐसी टर्म है जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने हमें दिया है, अदरवाइज हम जम्मू कश्मीर के हिंदू हैं। यहाँ पे जो भी जम्मू कश्मीर का हिंदू है वो हिंदू है, लेकिन बाहर के लोग जब हमें क्लासिफाई करते हैं तो वो कहते हैं ये कश्मीरी हिंदू है, ये डोगरा हिंदू है। तो ऐसा हमारे बीच में कुछ ऐसा है नहीं। और अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं तो डोगरा रूल जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे पीसफुल रूल रहा। 100 सालों की अगर पीसफुल यहाँ पे एक रिलीजियस हार्मनी या कम्युनल हार्मनी आप उसको कहेंगे तो वो डोगरा रूल के दौरान ही रही। अदरवाइज यहाँ पे जब अफगानों ने रूल किया, जब मुगलों ने रूल किया, तो जम्मू कश्मीर में लोग बहुत परसिक्यूटेड थे और वो परसिक्यूशन 100 साल के लिए बीच में टूट गई। और अगर हम देखें तो आज कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदू वहां से निकले तो वहां पे 700 के करीब टेंपल्स थे और हर एक टेंपल जो है वो एक परफेक्ट कंडीशन में था और बहुत ही भव्य टेंपल्स भी वहां पे थे। एक ऐसी कम्युनिटी जो पिछले 700 सालों से परसिक्यूटेड है, कभी कहा जाता है कि वहां पे 5 ही हिंदुओं के घर रह गए थे, उसके बावजूद वहां पे 700 टेंपल्स जब 90 में ये लोग निकलते हैं, ये होना एक दर्शाता है कि वहां का हिंदू कितना अपने रिलीजियस रिचुअल्स को लेकर कितना कमिटेड था, अपने धर्म को लेकर कितना कमिटेड था। फिर जो आगे एक साजिश बनी कि ये कश्मीरी हिंदू है, ये डोगरा हिंदू है, ये पंजाबी हिंदू है। हिंदू तो हिंदू है। और अगर डोगरा के साथ कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम जम्मू रीजन में रहते हैं तो इसलिए हमारे साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो जम्मू में हिंदू है, यह एक हिंदू बहुल एरिया है, तो इसको गजवाए हिंद जिसका एक यहाँ पे चल रहा है पिछले 700 सालों से, वो अगर कहीं पे आके रुका है तो वो जम्मू कश्मीर में आके रुका है। 700 साल में हम यहाँ पे गजवाए हिंद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार जो है उसने एक ऐसा पैक्ट किया कश्मीरी मुसलमान के साथ पिछले 70 सालों में कि यहाँ का कोई भी हिंदू है, कोई भी नेशनलिस्ट फोर्स है, इसमें सिर्फ हिंदू की बात नहीं हम करेंगे, इवन अगर कश्मीरी मुसलमान भी जो नेशनलिस्ट है वो भी मारा जाएगा। आप देखिए पिछले 70 सालों में जम्मू के साथ जो हुआ है वो एक रिलीजियस परसिक्यूशन है, एक अपार्थीड है। 70 सालों में आपने जम्मू में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को वोटिंग राइट नहीं दिया, उनको यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं दिया, उनको आपने यहाँ का नागरिक नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे यहाँ पे हिंदू थे। और आपने कश्मीर में तिब्बत से आए लोगों को, उग्यार से आए लोगों को, जो मुस्लिम थे उनको यहाँ पे सिटीजनशिप भी दी, उनको यहाँ पे सारे राइट्स भी दिए। तो जम्मू के साथ जो हो रहा है या कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ कि हम सब हिंदू हैं। आज भी अगर जम्मू में कोई डेवलपमेंट रिलेटेड इशू है या कोई दूसरा भी इशू है, वो इसलिए है कि जम्मू एक हिंदू बहुल एरिया है। और पिछले 30 सालों में ये यहाँ पे एक डेमोग्राफिक जिहाद का जो एक कंसेप्ट फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इंट्रोड्यूस किया और जिसको भारत की सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस वाले जो है वो ज्यादा जिम्मेवार है और बीजेपी वाले नहीं है। बीजेपी वालों ने भी पिछले 3.5 साल यहाँ पे महबूबा मुफ्ती का साथ महबूबा मुफ्ती का जो साथ दिया, उसमें यहाँ पे जो रिलीजियस परसिक्यूशन हिंदू की थी वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और बीजेपी तो कांग्रेस से भी कई कदम आगे निकल गई जब रोहिंग्या को निकालने के लिए पिछले 7 सालों में उन्होंने कोई यहाँ पे प्रयत्न नहीं किया। उनके बातें जो है वो सिर्फ नारे हैं। यहाँ पे जो रसाना में हुआ, बीजेपी ने हिंदुओं का यहाँ पे साथ छोड़ दिया और रसाना में वो हमें छोड़ के भाग गए। आज ये बात करते हैं हाथरस की, तो वहां पे सीबीआई अगर इंक्वायरी हो, वहां की गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने रसाना में वो इंक्वायरी, तो रसाना में वो इंक्वायरी क्यों नहीं करते? जब आज की डेट में आप देखेंगे दिल्ली दंगों में मोनिका अरोड़ा जी ने, एडवोकेट जो है, एक संघ के साथ जुड़ी है, एक संस्था उनकी है, उन्होंने यहाँ पे एक किताब लिखी है, उसके ऊपर बहुत बवाल मच रहा है। मोनिका अरोड़ा ने एक
अपनी टीम के साथ जम्मू में रसाना के ऊपर भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी थी, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उन्होंने पेश की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ये भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सभी की सभी एक ही साइड की पार्टीज हैं, जिनको रिलीजियस परसिक्यूशन जो हिंदू का जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडित जीनोसाइड की जो बात हो रही, वो भाजपा सरकार क्यों नहीं मानती है? जब हमारे होम सेक्रेटरी जेकेएलएफ पे बैन लगाने के लिए ये कहते हैं कि ये जो कश्मीर में हुआ ये एक जीनोसाइड था, इसलिए हम जेकेएलएफ पे बैन लगा रहे हैं, तो वो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करती? पिछले 30 सालों में ऐसा क्या है कि आज भी डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदू को भारत सरकार माइग्रेंट कहती है? जब भी वो कहीं पे लिखती है वो उसको माइग्रेंट कहती है, लेकिन उसकी जीनोसाइड की बात नहीं करती। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जीनोसाइड डिनाइड इज जीनोसाइड रेप्लिकेटेड। जो 1931 में हुआ उसके बाद एक यहां पे लगातार साजिश हुई। उसमें अगर मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि एक बरजोर दलाल रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा कि महाराजा का इसमें कोई रोल नहीं था। ये अब्दुल कादिर जो एक मुसलमान पता नहीं कहां से आया और जिसने वहां से अहमदिया मुसलमान था और जी, और वो एक किसी का सर्वेंट था, एक अंग्रेज का, जिसने यहाँ पे सारा का सारा फसाद फैलाया। उसके बाद बरजोर दलाल रिपोर्ट ने महाराजा को सभी चीजों से उस पे निकाला और उस 1931 का जो स्पिल ओवर था वो सिर्फ कश्मीर में नहीं था, वो पुंछ में भी गांव जलाए गए, मीरपुर में गांव जलाए गए, कोटली में गांव जलाए गए। और पिछले 70 सालों में जो हिंदुओं के साथ यहाँ पे हुआ वो उसके ऊपर बात नहीं की गई। जो अभी कल यहाँ पे 22 अक्टूबर पे लोगों ने ब्लैक डे मनाया, जो 22 अक्टूबर के दिन मीरपुर में हुआ, कोटली में हुआ, भिम्बर में हुआ, पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ। और अगर देखा जाए तो उस अक्टूबर में जम्मू के जो मुसलमान थे उन्होंने धोखा दिया जम्मू की जनता को। जो हमारे नेबर्स थे, जो हमारे भाई बने हुए थे, उन्होंने यहाँ पे कत्लो गारत की। जैसे कश्मीर में भी वैसा ही रिपीट हुआ। जो हमारे पड़ोसी थे वहां पे, उन्होंने ही अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ ऐसी बर्बरता वहां पे की, रेप्स किए, कत्ल किए, और हिंदुस्तान की सरकार ही उस पर बात नहीं करती है। हिंदुस्तान की सरकार से हमें सबसे ज्यादा शिकायत है। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये सबको मालूम है। पाकिस्तान वहां से सिर्फ हथियार बेचता है। आज अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 180 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 155 जो है वो कश्मीर के हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे जो इंडोक्ट्रिनेशन का, उन्होंने रेडिकलाइजेशन का यहाँ पे एक पूरा तंत्र खड़ा किया है, यहाँ पे जो वहाबी इस्लाम को फैलाया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान की सरकार भी उतनी ही जिम्मेवार है जितनी हिंदुस्तान की सरकार है। कई स्टडीज हैं यहाँ पे कि पिछले 20 सालों में यहाँ पे वहाबी इस्लाम को फैलाने के लिए कितना पैसा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा भारत सरकार भी जो है वो भी इसी इस्लाम को फंड कर रही है। और जो लोग ये तंत्र चला रहे हैं, जो हवाला के थ्रू ये पैसा आ रहा है, आपने कभी सुना नहीं कि यहाँ पे हवाला वहाबियों के लिए कोई पैसा आया और पकड़ा गया। तो हमारी शिकायत जो है वो भारत सरकार के साथ है कि आज 30 सालों के बाद भी वो कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड को क्यों नहीं मानते, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। और यहाँ पे न्यूरमबर्ग जैसे जो ट्रायल्स हैं, जो ये लोग जिम्मेवार हैं, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्तीज और लोन्स, ये जो लोग जिम्मेवार हैं, इनका प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं होता? जब प्रोसिक्यूशन नहीं होता तो ये लोग ऐसा ही करेंगे कि बाहर आके फारूक अब्दुल्ला जो है वो चाइना को आवाज देंगे कि भैया आके यहाँ पे कब्जा कीजिए। महबूबा मुफ्ती जो है वो ओपनली कहेगी कि मैं हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाऊंगी। ऐसी सेडिशियस स्पीचेस, अगर तो मेरे ख्याल से नेहरू और शेख अब्दुल्ला आपस में इतने दोस्त थे, जो शेख अब्दुल्ला ने किया तो वो तो इसके एक लेश मात्र भी नहीं था। आज हिंदुस्तान की सरकार बहुत किड ग्लव्स के साथ इन आतंकियों को और इन हाफ सेपरेटिस्ट को ट्रीट कर रही है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो हिम्मत बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए कि लोगों की हिम्मत हो जाए कि आज हमारा चाइना के साथ एक फेस टू फेस चल रहा है, और यहां पे जो यूनियन मिनिस्टर रहा, एक्स यूनियन मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, जिसकी फैमिली ने 70 सालों से यहां पे स्टेट को अपनी
घर की ही सरकार बना के रखा था, अपने बकोती बना के रखी थी। आज वो यहां से हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। महबूबा मुफ्ती यहां से बैठ के हिंदुस्तान की सरकार को चैलेंज करती है। हम सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके सलाहकार कौन है, कौन आपको ये सलाहें दे रहा है कि इस वक्त जब हमारे हालात चाइना के साथ ऐसे खराब चल रहे हैं, पाकिस्तान हमारे साथ लगातार गोलाबारी कर रहा है, आतंकियों को वहां से भेज रहा है, और आप उनके फुट सोल्जर्स को यहां पे खुला छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस पर ये सरकार से चाहेंगे कि वो कश्मीरी हिंदू जिनोसाइड को यहां पे रिकॉग्नाइज करें और यहां पे जो लोग जिम्मेवार हैं उनका प्रोसिक्यूशन करें। आपने कहा कि जब धारा 370 को न्यूट्रलाइज किया गया उस दिन पूरे भारत में एक जश्न मनाया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस दिन शोक में चले गए। उसमें हमारे संघ के कुछ एक सेक्शन जो है वो भी शोक में चली गई, और धारा 370 की सबसे पहली जो अपोजिशन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आई। उनका एक मंच है संवाद के नाम से, मंथन के नाम से। उन्होंने सबसे पहले एक लेफ्टिस्ट को बुलाया और धारा 370 के खिलाफ बगावत का आगाज किया। धारा 370 जैसे ही यहां पे न्यूट्रलाइज हुई, उसको री एनेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो मतलब की काम है वो संघ की एक सेक्शन के थ्रू शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले हमें यहां पे डोमिसाइल दिया गया। जबकि अगर आपको यहां पे डोमिसाइल ही लाना था तो फिर धारा 370 को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं थी, और वो डोमिसाइल भी ऐसा लाया गया जो किसी यूटी या किसी स्टेट में नहीं है कि आपको 15 साल के लिए यहां पे निवासी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये मिल पाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा यहां पे किया गया कि अभी तक उस डोमिसाइल को एक करेक्ट स्टेट में लाने के लिए कम से कम 10 से 15 यहां पे वो इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन अभी भी जो नेशनलिस्ट हैं या जो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी थी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। आज एक सबसे लास्ट उन्होंने जो अमेंडमेंट की है उसमें उन्होंने कहा कि भैया किसी के एक भी पेरेंट के पास पीआरसी होगा तो उसको यहां पे डोमिसाइल मिलेगा। तो भाई साहब वो तो हमने मान लिया कि हस्बैंड का डोमिसाइल है यहाँ तो उसके बच्चों को भी मिल जाएगा, लेकिन वाइफ का सिर्फ यहाँ का पीआरसी है तो उसका हस्बैंड का स्टेटस क्या है? उसके बच्चों को तो डोमिसाइल मिल जाएगा, उसके हस्बैंड को डोमिसाइल कौन देगा? तो हमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी इसमें भी एक और अमेंडमेंट आएगी कि भैया आप हस्बैंड को भी मिल जाएगा, स्पाउस को भी मिल जाएगा। तो यहां पे एक लगातार हम कहते हैं कि एक इंटरनल सैबोटाज हो रहा है। 370 के बाद जब आपने अरेस्ट किया तो फारूक अब्दुल्ला को मनाने के लिए हमारे एक एक्स रा चीफ जो है, आईबी चीफ दुल्लत साहब जो है वो वहां पे गए। तो हमारे जो प्रेजेंट एनएसए हैं, क्या उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी कि फारूक अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए, उसको मनाने के लिए आप दुल्लत को भेजेंगे? जो परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच में एक समझौता चल रहा था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत को यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे जॉइंट शेयर्ड सॉवरेनिटी होगी, यहाँ पे दोनों कंट्रीज की करेंसी चलेगी, जो उस एक आइडिया को प्रमोट कर रहे थे, उसको आप भेजते हैं फारूक अब्दुल्ला के पास। अगर आपको फारूक अब्दुल्ला को छोड़ना था तो राम मुंशी बाग के एसएचओ को भेजना था कि भैया कल से हम तेरे को छोड़ रहे हैं, ये कर ले बॉन्ड साइन। आप उन्हीं लोगों को दोबारा से रिसरेक्ट कर रहे हो जो इस सारी त्रासदी के लिए जिम्मेवार है। जेकेएलएफ के फाउंडर मेंबर रहे फारूक अब्दुल्ला, और आपने उनको यहां पे चीफ मिनिस्टर भी बनाया, 96 में दोबारा से वापस लाया, फिर उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया, फिर उनको एनडीए में भी अपना पार्टनर बनाया, और आज भी आप उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए दुल्लत को भेजते हो। तो ये एक इंटरनल सैबोटाज चल रहा है जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने यहां पे एक सेपरेटिस्ट का निजाम था उसको खत्म करने के लिए जो कोशिश की है, उसको उस कोशिश को निरस्त करने के लिए एक अंदर से ही एक सेक्शन जो है संघ की एक सेक्शन जो है वही इसको खत्म करने के लिए अंदर से ही काम कर रही है। तो इंटरनल सबवर्शन जो है वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान यहां पे पहुंचा रहा है। आज एलजी साहब आए हैं, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों को वापस लेने के लिए हम 10 टाउन बनाएंगे, फिर उनको मोहल्लों में ले जाएंगे, फिर उनको ऐसे कर लेंगे। तो जो कश्मीरी पंडितों की असली डिमांड है होमलैंड की और जिनोसाइड की रिकॉग्निशन की, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं करते? कौन से उनके एडवाइजर हैं जो उनको हवा में
ऐसी डिमांड्स दे देते हैं या ऐसे सॉल्यूशन दे देते हैं जो कम्युनिटी को मंजूर नहीं। ये वही पॉलिसी चल रही है जो यूपीए के दौरान चल रही थी। हालांकि हमें लगता है कि ये नेहरू से बहुत हेट करते हैं, लेकिन उसकी पॉलिसीज को बहुत लव करते हैं। जो नेहरूवियन पॉलिसी पिछले 70 सालों से चल रही है, उसमें एक तो चीजों को छोड़ के वो मतलब कि 370 धारा 370 को निरस्त करना, वो एक ऐसा कदम है जो उस पॉलिसी में फिट नहीं होता। अदरवाइज अभी तक यहाँ पे जो भी पॉलिसीज चल रही हैं वो नेहरूवियन पॉलिसीज हैं। यहाँ पे अपीसमेंट की पॉलिसी चल रही है। अभी आपके एलजी साहब ने यहाँ पे कहा कि जो भी हथियार छोड़ के आएगा, जो भी आतंकवादी यहाँ पे वो करेगा, सरेंडर करेगा, उसको हम जॉब देंगे। तो भैया, जो हम जम्मू के लोग हिंदुस्तान के लिए गन उठाते हैं, यहाँ पे आज 80,000 एक्स सर्विसमैन हैं, आप उनके लिए कोई बात नहीं करते, लेकिन जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ गन उठाई हुई है उसको आप नौकरी भी देंगे, उसके बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। आज देखिए, यहाँ पे बॉर्डर पे 2 जवान मारे गए, एलजी साहब को उनके घर जाने के लिए कोई वक्त नहीं मिला। कश्मीर में जो भी मर रहा है उसके घर एलजी साहब पहुंच जाते हैं। तो एलजी साहब तिलक लगा के जम्मू के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब तिलक लगा के हमें ये बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और काम आप मुसलमानों का करोगे, ऐसे बनेगा नहीं। आप अपीसमेंट की पॉलिसी चलाओगे, वो चलेगा नहीं। आपने यहाँ पे जो भी गलत हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला की भटिंडी में कोठी जो है वो सबको मालूम है कि वो फॉरेस्ट लैंड पे बनी है। इसके अलावा पूरी भटिंडी ही फॉरेस्ट लैंड पे बनी है, इसके ऊपर आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। 3 महीने से यहाँ पे कोविड की सिचुएशन में जीएमसी में लोगों की हालत खराब हो गई और एलजी साहब को कोई टाइम नहीं मिला। 2 महीने के बाद उन्होंने आके वहां पे दौरा किया और चलते बने। तो ये पॉलिसीज जो है वो नेहरूवियन पॉलिसीज ही, अपीसमेंट की पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। ये भारत सरकार को समझना होगा कि ये पॉलिसीज यहाँ पे अब ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी और ना इससे लोग यहाँ पे खुश हैं।